हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसआर सक्सेस टू वर्ड चैनल में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 पी ब्लॉक के तत्व। आज का हमारा टॉपिक है समूह 16 के तत्व सल्फर का यौगिक सल्फ्यूरिक अम्ल। आज हम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि और उनके गुणों के बारे में समझेंगे। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। और इसके पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सभी वीडियो को देख सकें। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, यह सल्फर का यौगिक सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र H2SO4, अणु भार 98 और सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार 49। सल्फ्यूरिक अम्ल को सबसे पहले वैलेंटाइन नाम के साइंटिस्ट ने 1600 ईस्वी में हराकसिस का सूत्र FeSO4 × 7H2O होता है। तो हराकसिस के आश्वन से सल्फ्यूरिक अम्ल को प्राप्त किया था, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल को कसिस का तेल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल सभी रासायनिक पदार्थों का राजा कहलाता है। यह 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रासायनिक पदार्थों का राजा किसे कहते हैं। तो रासायनिक पदार्थों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। आगे हम समझते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल को किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधियां। फर्स्ट, सल्फर ट्राइऑक्साइड की पानी से अभिक्रिया करा करके सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। और सेकेंड, हाइड्रोजन परऑक्साइड की सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार किया जाता है। थर्ड, व्यावसायिक स्तर पर संपर्क प्रक्रम के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल को तैयार किया जाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन यदि हमको व्यावसायिक पैमाने पर मतलब बहुत अधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन करना है तो इसके लिए संपर्क प्रक्रम या संपर्क विधि या संपर्क कक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये संपर्क प्रक्रम या संपर्क विधि का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए या सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि का निम्न बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। फर्स्ट, रासायनिक समीकरण, सेकेंड, नामांकित चित्र, थर्ड, प्रयोग विधि। ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि को हमको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। इम्पोर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है और ये जैसा हम चित्र में देख रहे हैं लेकिन उतना यह कठिन नहीं है। टॉपिक बहुत इजी है, बस थोड़े से धैर्य की आवश्यकता है कि हम धैर्यपूर्वक सुने और इसको समझने का प्रयास करें। तो चलिए हम पहले संपर्क विधि सिद्धांत को समझते हैं कि ये किस प्रकार कार्य करता है। इसके बाद हम इसके चित्र को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको वीडियो समझ में आएगा। तो इसके लिए एक लाइक जरूर करिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। संपर्क विधि सिद्धांत यह 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण जो संपर्क विधि से किया जाता है ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण। सेकेंड, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण। थर्ड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का 98% H2SO4 में अवशोषण। और फोर्थ, ओलियम का जल से तनुकरण। इन 4 स्टेप्स से होकर के सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो हम इसे इन स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। जब आप संपर्क विधि सिद्धांत के इन 4 स्टेप्स को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो चित्र को समझ करके आपको यह और भी आसान लगेगा। तो चलिए हम इन 4 स्टेप को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम स्टेप्स को समझते हैं। तो फर्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण। पहले सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण सल्फर
या फिर आयरन पायराइड को ऑक्सीजन की अधिकता में जब गर्म किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे हमको यहाँ पर समीकरण में प्रदर्शित है कि सल्फर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने से सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है और आयरन पायराइड का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से सल्फर और आयरन पायराइड से ऑक्सीजन की अधिकता में अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। सेकेंड, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन की उपस्थिति में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या फिर प्लेटिनीकृत एस्बेस्टास उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। मतलब ये जो है एक उत्प्रेरण कक्ष में होता है। यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होगा तो यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण इसमें से ऊष्मा उत्पन्न होगी तो इसमें -196 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हो गया। अब थर्ड स्टेप में सल्फर ट्राइऑक्साइड का 98% H2SO4 में अवशोषण, यानी कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हुआ है इसको H2SO4 98% H2SO4 से अभिक्रिया करा करके ओलियम H2S2O7 को ओलियम कहा जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड की H2SO4 से अभिक्रिया करके ओलियम तैयार किया जाता है। अब फोर्थ स्टेप में ओलियम का जल से तनुकरण, मतलब अब हमको जो 98% H2SO4 में SO3 का अवशोषण करा करके ओलियम प्राप्त हुआ है, इस ओलियम का जल से तनुकरण कराया जाता है। मतलब इससे जल से अभिक्रिया कराई जाती है और हम मन चाहे वांछित प्रकार के सांद्रता वाले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। तो ये तो यहाँ पर ये हुआ सिद्धांत, और इसी सिद्धांत पर कार्य करता है संपर्क विधि जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा। तो इसको हम समझते हैं। तो इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ली शातले सिद्धांत के अनुसार सल्फर ट्राइऑक्साइड के अधिक उत्पादन हेतु परिस्थितियां, मतलब कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण जितना अधिक होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण भी उतना ही अधिक होगा। ली शातले सिद्धांत के अनुसार सल्फर ट्राइऑक्साइड के अधिक उत्पादन के लिए कुछ परिस्थितियां होती है। उन परिस्थितियों से अभिक्रिया होने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड का अधिक से अधिक उत्पादन होता है। तो हम उन परिस्थितियों को पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट, अभिकारकों का उच्च सांद्रण। तो अभिकारकों के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जिससे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का सांद्रण अधिक होना चाहिए जिससे अभिक्रिया ठीक तरीके से होगी। सेकेंड, उच्च दाब। अब जो अभिक्रिया होगी इसके लिए दाब 1.5 से 2 वायुमंडल होना चाहिए जिसमें अभिक्रिया ठीक तरीके से संपन्न होगी। थर्ड, कम ताप, यानी कि 673 केल्विन से 723 केल्विन ये अनुकूलतम ताप है जिस पर अभिक्रिया ठीक तरीके से होगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण अधिक से अधिक होगा। फोर्थ, उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो इसमें उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या फिर प्लेटिनीकृत एस्बेस्टास को लिया जाता है। चूंकि प्लेटिनीकृत एस्बेस्टास का खर्च बहुत अधिक होता है, इसकी वजह से आजकल वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग अधिक किया जाता है। तो यहाँ पर उत्प्रेरक के लिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग करके सल्फर ट्राइऑक्साइड का उत्पादन अधिक से अधिक कर सकते हैं। फिफ्थ, गैसों की शुद्धता। अब यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना हुआ है और ऑक्सीजन और अधिक मात्रा में लिया जा रहा है ताकि सल्फर ट्राइऑक्साइड बन सके, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस ली जा रही है ये अधिक से अधिक शुद्ध होना चाहिए। इसमें जो है अन्य अशुद्धियां होती है, आर्सेनिक की अशुद्धि होती है, तो ये पूर्ण रूप से दूर होना चाहिए ताकि सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण ठीक तरीके से हो सके। तो इस तरीके से ली शातले सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों का उच्च सांद्रण, उच्च दाब, कम ताप, उत्प्रेरक की उपस्थिति और गैसों की शुद्धता को ठीक ठीक रख करके सल्फर ट्राइऑक्साइड का अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड का उत्पादन अधिक होगा
तो सल्फ्यूरिक अम्ल को भी व्यावसायिक स्तर पर अधिक से अधिक निर्माण किया जा सकेगा। तो ये बातें आपको समझ में आ रही है कि आप अभी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल विधियां बनाने में हम संपर्क विधि को पढ़ रहे हैं और संपर्क विधि में ये 4 स्टेप्स में हमने देखा और ली-शातले सिद्धांत के अनुसार सल्फर ट्राइऑक्साइड के अधिक उत्पादन के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए जिससे रासायनिक अभिक्रिया ठीक तरीके से संपन्न होकर के और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण अधिक से अधिक होगा। तो ये तो हमने समझा संपर्क विधि सिद्धांत। अब इसी सिद्धांत पर कार्य कैसे होता है संयंत्र में, इसको हम समझेंगे। तो आगे हम समझते हैं संयंत्र का वर्णन तथा कार्यविधि। तो यहाँ पर हमको सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि का चित्र प्रदर्शित है। ये चित्र है बहुत बड़ा, लेकिन है बनाने में बहुत आसान। इसको देख करके आप डरेंगे नहीं, बहुत आसान तरीके से इसको बनाना है। यहाँ पर सल्फर बर्नर है। सल्फर बर्नर के बाद यहाँ पर आपका धूल अवक्षेपक है। धूल अवक्षेपक के बाद धोने वाला स्तंभ बनाना है। धोने वाला स्तंभ के बाद शुष्क कारक स्तंभ बनाना है। आर्सेनिक शोधक बनाना है। उसके बाद में परीक्षण बॉक्स और फिर संपर्क स्तंभ और अवशोषण स्तंभ। इसको बनाने में हमको ज्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट आप बनाइए और इसको समझिए। चलिए, तो सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि का चित्र को हम समझते हैं। संपर्क विधि में जो उपयोग में संयंत्र लाया जाता है, इसमें 4 भाग होते हैं। 4 भाग गंधक या पायराइट बर्नर। सेकेंड, शुद्धिकारक इकाई। शुद्धिकारक इकाई के अंतर्गत 5 भाग होते हैं। धूल अवक्षेपक, धोने वाला स्तंभ, शुष्क कारक स्तंभ, आर्सेनिक शोधक और परीक्षण बॉक्स। फिर थर्ड स्टेप, उत्प्रेरकी परिवर्तक और फोर्थ, अवशोषण स्तंभ। इन चारों भागों को हम समझते हैं और चित्र के साथ साथ हम सिद्धांत को भी देखते हुए चलेंगे ताकि सिद्धांत और चित्र में हमको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट है गंधक या पायराइट बर्नर। तो पहले हमको सिद्धांत के अनुसार सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करना है। तो सल्फर या गंधक या पायराइट बर्नर, यानी कि सबसे पहले आता है बर्नर। इस बर्नर में सल्फर का, इसको सल्फर बर्नर कहिए या जो आयरन पायराइट है उसका बर्नर कहिए। तो यहाँ पर सल्फर बर्नर या आयरन पायराइट बर्नर, यहाँ पर ऑक्सीजन की अधिकता में इसको गर्म किया जाता है जिससे सल्फर बर्नर में सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। सेकेंड स्टेप में आएंगे शुद्धिकारक इकाई। तो शुद्धिकारक इकाई में फर्स्ट है धूल अवक्षेपक। सल्फर बर्नर में जो सल्फर डाइऑक्साइड बना है, अब यह आगे धूल अवक्षेपक में जाता है। धूल अवक्षेपक कक्ष में भाप को ऊपर से प्रवेश कराया जाता है जिससे जो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर बर्नर से जो धूल अवक्षेपक में आई हुई है, इसमें यदि धूल के कण है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड जो बना हुआ है, यदि इसमें धूल के कण हैं तो उस धूल के कण में भाप जम जाती है और धूल का कण भारी हो जाने के कारण यह नीचे आ जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऊपर से यह धोने वाला स्तंभ में पहुंच जाता है। तो सेकेंड स्टेप है धोने वाला स्तंभ। तो यहाँ पर ये जो स्तंभ है, इसमें ये जो हम गोल गोल देख रहे हैं, ये क्वार्ट्ज के टुकड़े हैं और ऊपर में पानी का हौज लगा होता है जिससे पानी फुहारे के रूप में नीचे गिरता रहता है। तो यहाँ पर जो कुछ और अशुद्धियां होती है, इसमें जो पानी प्रयोग लाया जाता है ये ठंडा होता है। धूल अवक्षेपक और धोने वाला स्तंभ के बीच में, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो धूल अवक्षेपक से धोने वाले स्तंभ में प्रवेश करती है, इसके बीच में शीतल नली लगी हुई है। तो इस शीतल नली से सल्फर डाइऑक्साइड धोने वाले स्तंभ में प्रवेश करता है। तो जो धूल अवक्षेपक से सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो आ रही है, इसमें यदि कुछ जल में विलय होने वाली यदि अशुद्धियां होती है, तो जब धोने वाला स्तंभ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस पहुंचती है तो यहाँ पर ऊपर से पानी का फुहारा चलता रहता है।
तो सल्फर डाइऑक्साइड जब ऊपर की तरफ जाती है और इसमें जो और विलेय, पानी में विलेय अशुद्धियां होती है, ये नीचे की तरफ आ जाती है और सल्फर डाइऑक्साइड धोने वाले स्तंभ से शुष्क कारक स्तंभ में प्रवेश करता है। यहाँ पर भी जो है ये क्वार्ट्ज के टुकड़े देख रहे हैं और ऊपर में हौज लगा होता है जहां से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल गिरता है। यहाँ पर देखिए अभी जो हमारा शुद्धिकारक इकाई चल रही है, जहां पर जो सल्फर डाइऑक्साइड बना हुआ है, इस सल्फर डाइऑक्साइड का शुद्धिकरण चल रहा है, मतलब जो भी अशुद्धियां हैं उसको हटाया जा रहा है। जब सल्फर डाइऑक्साइड शुष्क कारक स्तंभ में प्रवेश करता है, शुष्क कारक स्तंभ, अब थर्ड पॉइंट पर हम आ गए। पहले धूल अवक्षेपक यानी कि यहाँ से धूल हटाया गया, फिर धोने वाला स्तंभ, मतलब उसमें जो और अशुद्धियां थी सल्फर डाइऑक्साइड में जो पानी में विलय हो जाती, उन अशुद्धियों को धोया गया। अब थर्ड में पॉइंट में आ गए हम शुष्क कारक स्तंभ। ये शुष्क कारक स्तंभ भी धोने वाले स्तंभ के जैसा ही ऊंचा स्तंभ होता है। इस पर हौज लगा होता है जहां से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल फुहारे के रूप में गिरता है और यह भी क्वार्ट्ज के टुकड़ों से भरा रहता है। तो यहाँ पर जो अम्ल है ये धीरे धीरे फव्वारे के रूप में नीचे स्तंभ में गिर रहा है। धोने वाले स्तंभ से सल्फर डाइऑक्साइड जो शुष्क कारक स्तंभ में प्रवेश करती है और ये ऊपर की तरफ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आती है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इन गैसों में से पानी को सोख लेता है और इस प्रकार शुष्क गैस ये स्तंभ से निकलकर आगे वाले शोधक यानी कि आर्सेनिक शोधक में प्रवेश करती है। अब सल्फर डाइऑक्साइड जो शुष्क कारक स्तंभ से शुष्क होकर के यह आर्सेनिक शोधक कक्ष में पहुंचता है, यानी कि हम फोर्थ स्टेप देख रहे हैं आर्सेनिक शोधक। तो आर्सेनिक शोधक में फेरिक हाइड्रोक्साइड भरा होता है। शुष्क कारक स्तंभ में से जो सल्फर डाइऑक्साइड आर्सेनिक शोधक में पहुंचा है, यदि इस सल्फर डाइऑक्साइड में आर्सेनिक की अशुद्धियां होती है तो उसको अलग कर लिया जाता है, यानी कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो आर्सेनिक के यौगिकों को सोख लेगा। तो आर्सेनिक का अलग होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो आर्सेनिक होगा, यदि सल्फर डाइऑक्साइड में आर्सेनिक उपस्थित होगा तो उत्प्रेरक को नष्ट कर देगा। तो गैसों का मिश्रण का शुद्ध होना आवश्यक है। तो आर्सेनिक शोधक कक्ष में आर्सेनिक के यौगिकों को फेरिक हाइड्रोक्साइड द्वारा सोख लिया जाता है। तक हम क्या समझे कि सल्फर बर्नर या आयरन पायराइड बर्नर में पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि सल्फर और आयरन पायराइड का ऑक्सीजन की अधिकता में इसको दहन करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड धूल अवक्षेपक में आता है जहां से धूल की अशुद्धि को हटाई जाती है। फिर धूल अवक्षेपक से सल्फर डाइऑक्साइड धोने वाला स्तंभ में पहुंचता है, जहां पर उसमें विलय अशुद्धियां जो होती है उसको पानी के द्वारा विलय किया जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड को आगे शुष्क कारक स्तंभ में पहुंचाया जाता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करके जो सल्फर डाइऑक्साइड में नमी होती है उसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सोख लेता है और शुष्क सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये शुष्क सल्फर डाइऑक्साइड आर्सेनिक शोधक में पहुंचता है, जहां पर आर्सेनिक की यदि अशुद्धियां होती हैं उसको अलग किया जाता है। आर्सेनिक शोधक से अब हम फिफ्थ पॉइंट में पहुंचेंगे परीक्षण बॉक्स में। तो आर्सेनिक शोधक से जो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ है ये परीक्षण बॉक्स से गुजरता है। परीक्षण बॉक्स में एक छोटा छिद्र होता है जिसके द्वारा प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं। तो आर्सेनिक शोधक द्वारा शोधित सल्फर डाइऑक्साइड जब परीक्षण बॉक्स में प्रवेश करता है, परीक्षण बॉक्स में जब प्रकाश की किरणें पड़ती है, यदि सल्फर डाइऑक्साइड गैस में धूल के कण होते हैं तो चमकने लगता है और यदि धूल के कण उपस्थित नहीं होते हैं तो बॉक्स में उजाला नहीं होता, यानी जो प्रकाश की किरणों का मार्ग नहीं दिखाई पड़ता है। यदि सल्फर डाइऑक्साइड में धूल के कण उपस्थित होंगे तो ये आगे की कक्ष में जो प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास जो उत्प्रेरक के रूप में रखा जाता है उसको नष्ट कर देता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड परीक्षण बॉक्स में प्रवेश करता है तो यहाँ पर इसी बात का परीक्षण किया जाता है कि उसमें किसी प्रकार के धूल के कण तो नहीं है। अब ये परीक्षण बॉक्स से सल्फर डाइऑक्साइड संपर्क स्तंभ में पहुंचेगा, तो यदि धूल के कण इसमें उपस्थित होंगे तो यह जो संपर्क स्तंभ में प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास जिसको उत्प्रेरक के रूप में रखा गया है उसको नष्ट कर देता है। तो इसलिए
यदि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण में किसी भी प्रकार की अशुद्धियां होगी तो ये अभिक्रिया को संपन्न होने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण को पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। तो परीक्षण बॉक्स में इसी को ही परीक्षण किया जाता है। अब यहाँ पर हमने शुद्धिकारक इकाई के 5 स्टेप्स को कंप्लीट कर लिए। अब परीक्षण बॉक्स में जो सल्फर डाइऑक्साइड जो परीक्षण हो गया है, इसको अब आगे भेजा जाएगा उत्प्रेरकी परिवर्तक में, या फिर जिसको कहा जाता है संपर्क स्तंभ। अब इस संपर्क स्तंभ, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, ये लोहे का बना बड़ा कक्ष होता है। इसके अंदर में लोहे के बने कई नल लगे होते हैं और नलों के अंदर प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास या फिर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक भरा रहता है। जो संपर्क कक्ष जो लोहे का बना होता है, इसके लोहे के तल को बर्नर से गर्म किया जाता है। इसके तापमान को 450 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। जब परीक्षण बॉक्स से सल्फर डाइऑक्साइड संपर्क स्तंभ में आता है तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर पहले बाहर नल के बाहर में घूमता रहता है। जो गैसें हैं जब नल के बाहर घूमते रहते हैं तो ये गर्म हो जाती है और ये गर्म गैसें जब नलों के सिरों से जब अंदर प्रवेश करती है, जैसे हमको यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित है, यहाँ पर इस तरीके का एरो का निशान दिया गया है। तो जब ये गर्म गैसें नलों के सिरों पर से अंदर प्रवेश करती है तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में मिलकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करती है। इसीलिए ली-शादले सिद्धांत के अनुसार ये 5 पॉइंट दिए गए हैं कि इसमें 1 पॉइंट बोला है गैसों की शुद्धता, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। इसलिए परीक्षण बॉक्स के द्वारा यहाँ पर इसका परीक्षण किया जाता है कि इसमें किसी भी प्रकार के धूल के कण या कोई अशुद्धियां तो नहीं है। तो गैसों की शुद्धता आवश्यक है। अब यहाँ पर जो संपर्क स्तंभ होता है, संपर्क स्तंभ में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी कि शुरू में जो है सल्फर डाइऑक्साइड बना, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है अलग अलग स्तंभ से होते हुए संपर्क स्तंभ में प्रवेश करता है और संपर्क स्तंभ में यह उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब संपर्क स्तंभ में बना हुआ सल्फर ट्राइऑक्साइड निचले सिरे से आगे वाला स्तंभ, जिसे अवशोषण स्तंभ कहते हैं, में प्रवेश करता है। तो 4th पॉइंट हम देखते हैं अवशोषण स्तंभ। यह अवशोषण स्तंभ में ऊपर से 97% सांद्र H2SO4 का फुहारा चलता रहता है। संपर्क स्तंभ से आने वाला सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके पहले ओलियम बनाता है और इस ओलियम में पानी की उपयुक्त मात्रा डाल करके जिस प्रकार की सांद्रता का हमको सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए उस प्रकार के सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं, मतलब उस प्रकार की सांद्रता के सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लिया जाता है। इस प्रकार से संपर्क स्तंभ के द्वारा हम उपयुक्त सांद्रता के सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं और इसे व्यावसायिक स्तर पर अधिक से अधिक मात्रा में तैयार कर सकते हैं। आगे हम समझते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के गुण। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के गुण में फर्स्ट है भौतिक गुण। फर्स्ट आर्द्रताग्राही, जैसे नाम से पता चल रहा है आर्द्रताग्राही, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक आर्द्रताग्राही यौगिक है। सल्फ्यूरिक अम्ल पानी के हर अनुपात में विलेय होता है और इसमें पानी डालने से ऊष्मा उत्पन्न होती है। सेकेंड, शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल का क्वथनांक 590 केल्विन और हिमांक 283.0 केल्विन होता है। थर्ड, हाइड्रोजन बंध से संगुणित, यानी कि जैसा हमको यहाँ पर इसका चित्र प्रदर्शित है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये हाइड्रोजन बंध बनाता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु होते हैं ये आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु आपस में अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध से जुड़े हुए रहते हैं, जिसकी वजह से इसका क्वथनांक और इसकी श्यानता का मान अधिक होता है। फोर्थ, रंगहीन गंधहीन गाढ़ा तेली द्रव, यानी कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसमें कोई रंग नहीं होता है, इसमें कोई गंध नहीं होता है और ये तेल के समान गाढ़ा द्रव होता है। फिफ्थ, विद्युत का सुचालक, सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत का सुचालक होता है।
समझते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक गुण। फर्स्ट, ताप का प्रभाव। जब सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म किया जाता है तो ये पानी और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब अधिक उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड, पानी और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। सेकेंड, अम्लीय गुण। सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। इसमें यह नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देता है, और जब सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी में डाला जाता है तो इसका आयनीकरण होता है, मतलब यह आयनित हो जाता है और H+SO4 2- में परिवर्तित हो जाता है। थर्ड, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ क्रिया। जब सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि ओलियम का निर्माण करता है। फोर्थ, जल शोषक के रूप में। चूंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का आकर्षण पानी से बहुत अधिक होता है तो ये पदार्थों से पानी के अणु को निकालने की क्षमता रखता है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जल शोषक के रूप में किया जाता है। यानी कि जो शक्कर, कागज, लकड़ी, स्टार्च, ये सभी पर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल डाल करके उसमें से पानी के अणु को निकाल दिया जाता है, और चूंकि पानी के अणु निकल जाने के कारण कार्बन रह जाता है जिससे पदार्थ काला पड़ जाता है। इसी प्रकार से अल्कोहल, ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल से पानी के अणु निकालने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। फिफ्थ, ऑक्सीकारक गुण। जब सल्फ्यूरिक अम्ल को बहुत अधिक गर्म किया जाता है तो विघटित होकर के ऑक्सीजन देता है, तो यह बहुत अच्छा ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है। जैसा हमें समीकरण में प्रदर्शित है, सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बन से अभिक्रिया करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फर से अभिक्रिया करके सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। इसी प्रकार से यह यौगिकों को उनके तत्वों में भी ऑक्सीकृत कर देता है। 6, धातुओं पर क्रिया। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर जो भी तत्व आते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, और हाइड्रोजन के बाद आने वाले तत्वों से भी अभिक्रिया होती है, लेकिन जो हाइड्रोजन से पहले आने वाले धातु होते हैं उन पर तनु और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होती है। जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, जब जिंक की मंद सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस देता है, और मैग्नीशियम की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस देता है। यहाँ पर ये मंद अम्ल की अभिक्रिया जिंक और मैग्नीशियम से होती है, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जब आयरन से और टीन से होती है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से जो हाइड्रोजन से पहले आने वाले धातु हैं उस पर तनु और सांद्र सल्फ्यूरिक की अम्ल की अभिक्रिया होने से हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है। सेकेंड, हाइड्रोजन के बाद आने वाले तत्वों पर क्रिया। तो हाइड्रोजन के बाद आने वाले तत्वों पर सांद्र अम्ल की अभिक्रिया होती है। जैसे हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कॉपर और सिल्वर से अभिक्रिया होती है जिससे सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। थर्ड, सल्फ्यूरिक अम्ल की उत्कृष्ट धातुएं से जैसे गोल्ड, प्लेटिनम से कोई अभिक्रिया नहीं होती है। 7, लवणों पर क्रिया। जब सल्फ्यूरिक अम्ल दूसरे अम्ल से कम वाष्पशील होने के कारण ये दूसरे अम्लों को उनके लवण से निकाल देता है। जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है कि सोडियम नाइट्रेट की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होती है तो नाइट्रिक अम्ल बनता है, और पोटेशियम क्लोराइड की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। ये जो अम्ल है उनको उनके लवण से सल्फ्यूरिक अम्ल अलग कर देता है। 8, बेरियम और लेड लवणों के विलयन के साथ क्रिया। जब सल्फ्यूरिक अम्ल की बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया होती है तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल की लेड नाइट्रेट से अभिक्रिया होती है तो लेड सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। 9, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया। जब सल्फ्यूरिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्लोरोसल्फोनिक अम्ल का निर्माण करता है। आगे हम समझते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग फर्स्ट, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, सेकेंड, दवाई बनाने में, थर्ड, कपड़ा, कागज, रंग, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, फोर्थ, धावन सोडा, खाद बनाने में, फिफ्थ, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में। इसके अलावा ट्राई नाइट्रोटालुइन NT, नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोफिनॉल जैसे विस्फोटक के निर्माण में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है।
और कृत्रिम रेशम, फोटोग्राफी फिल्म, पेंट आदि को निर्माण करने में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आज हमने सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके उपयोगों को समझी। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और इंस्टाग्राम पर सीमा साहू 179 को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।